नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कल वोटिंग होने वाली है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग होगी। पिछली बार टीएमसी ने 152 में से 95 सीटें जीती थी, करीब 47% वोट मिला था। बीजेपी ने 59 सीटें जीती थी, करीब 40% वोट मिला था, यानी 7% का फर्क था। कांग्रेस को 4.33 और सीपीएम को 3.26% वोट मिला था, लेकिन टर्नआउट 82.64% रहा था। अब इस बार चुनाव आयोग कह रहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। इस बार चुनाव आयोग ने भारी तादाद में सीआरपीएफ को, अर्धसैनिक बलों को लगा दिया है। पुलिस के कप्तान अपनी मर्जी से बदले हैं, जिला कलेक्टर अपनी मर्जी से बदले हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पहले चरण में जो वोटिंग हो रही है उसमें कुल मिलाकर 14 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। हर सीट के हिसाब से देखा जाए तो करीब 9,000 वोट हर सीट पर काटे गए हैं। अब अगर ये 14 लाख वोटर या तो मरे हुए हैं जिनके काटे गए हैं, या इलाका छोड़कर चले गए हैं उनके नाम काटे हुए हैं, या फिर डुप्लीकेसी थे इसके कारण काटे गए हैं, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग फेयर एंड फ्री इलेक्शन कर रहा है और फियरलेस माहौल में, डर रहित माहौल में चुनाव करा रहा है। बीजेपी के वोटर का जो फियर फैक्टर था उसको दूर कर रहा है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए। अब यहां पर एक दिक्कत यह है कि इसमें जो तार्किक विसंगतियों वाला भी वोट है, उसमें से कितना वोट है हमें नहीं पता। उसमें बीजेपी का कितना वोट है हमें नहीं पता, टीएमसी का कितना वोटर है हमें नहीं पता। लेकिन चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की है और जो जो मीडिया चैनल है, मोदी चैनल है, वो जो भोंपू बजा रहे हैं कि इस बार डर का माहौल नहीं होगा, वोट देने की आजादी होगी, ऐसे जैसा लग रहा है कि पहले बिल्कुल पाबंदियों के बीच में वोटिंग होती रही हो। चलिए मान लिया तो 83% वोट जो बढ़कर 90%, 92% पहुंच जाना चाहिए, आराम से पहुंच जाना चाहिए। इससे नीचे वोटिंग हुई तो क्या मानकर चले कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुआ? क्या ये हम मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपना कर्तव्य पूरा करने में कामयाब नहीं हुआ? तो ये बेमतलब की बहस है, बेमतलब के तर्क हैं। कुल मिलाकर पहले चरण में बीजेपी को 59 सीटें मिली थी और इसमें जो नॉर्थ बंगाल का था इलाका, जो दार्जिलिंग वगैरह का आता है, वहां पर उनकी 55 सीटें मिली थी और तृणमूल कांग्रेस को वहां से 55 में से 30 सीटें मिली थी, माफ कीजिएगा, बीजेपी को। तो बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। अगर पहले चरण में बीजेपी अच्छा करती है तो वो कुछ उम्मीद करेगी कि वो मोदी जो है वो ममता बनर्जी को टक्कर देने की स्थिति में है, क्योंकि दूसरे चरण में जो वोटिंग होनी है उसमें ममता का दबदबा है, ममता का प्रभुत्व है। ये बात सब मानकर चलते हैं, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि बीजेपी और टीएमसी के मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। पहले चलिए बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी का मजबूत पक्ष है कि साम दाम दंड भेद अपना रही है, तब पैसे की कोई कमी नहीं है, चुनाव आयोग पूरा साथ दे रहा है, जांच एजेंसियां छापे मार रही हैं, वो सब टीएमसी के नेताओं पर मार रही है। इतनी भारी तादाद में सुरक्षा बलों को लगाकर वो फियर फैक्टर दूर करने में कामयाब होगी। बीजेपी का ये भी लग रहा है कि ममता के प्रति 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। जो महिलाओं को 1500-1700 रुपया मिलता है, उनकी महत्वाकांक्षाएं जाग गई हैं और बीजेपी चूंकि डबल कैसा कर देगी, 3000 कर देगी, तो ये महिला वोटर सहज रूप से कुछ हिस्सा टूटकर यहां आ जाएगा। बीजेपी की मजबूती ये है कि उन्हें लगता है कि मुस्लिम सीटों पर ठीक ठाक काट छांट कर दी गई है, वहां पर ममता को जीतने में मुश्किल आएगी
और स्लेंडर मार्जिन से हो सकता है बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाए। लेकिन बीजेपी का कमजोर पक्ष ये है कि गांव देहात में उसका कैडर नहीं है, उसके कैडर को ही भरोसा नहीं है कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है, उसके पास स्थानीय स्तर के बड़े नेता नहीं है, ममता को टक्कर देने वाला कोई नेता नहीं है, ममता दीदी का मुकाबला करने के लिए मोदी जी के पास कोई दीदी नहीं है। ममता चाहती थी पूरा चुनाव ममता वर्सेस मोदी हो जाए, मोदी इससे बचकर चल रहे थे, लेकिन अमित शाह ने एक भारी गलती कर दी। उन्होंने ये कह दिया कल, ए दीदी आंख खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। तो ये भाषा थोड़ा चुनाव बदल सकती है परिदृश्य को, खासतौर से महिला वोटरों को ये बात भी कही जा रही है। अब ये प्रारंभिक दौर की बातचीत ये हो रही है, जैसे मतुआ समुदाय है बीजेपी का साथ देता रहा, लेकिन फिर बीजेपी ने कहा कि हम आपका कैंप लगा के नागरिकता देंगे, वो सारे काम में ढिलाई हुई। तो मतुआ जो 10% वोटर है लेकिन 31 सीटों पर असर रखता है, वो भी पूरा का पूरा बीजेपी का उस रूप में साथ नहीं देने वाला जैसा साथ दिया था पहले। एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी बीजेपी में नजर आती है, किलर इंस्टिंक्ट कम नजर आता है, और जो कोई ट्रिगर पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो ममता कर रही है बीजेपी ने उसका दुगना कर दिया। अब जनता कैसे विश्वास कर लेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। ममता की बात करें तो ममता की मजबूती ये है कि वो एम से ममता, एम से मुसलमान, एम से महिला, इस पर उनकी पकड़ बड़ी मजबूत है। देखिए, कुल मिलाकर बंगाल के अंदर मैं आपको एक आंकड़ा दूं बड़ा इंटरेस्टिंग, कि 112 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 25% से ज्यादा है, और पिछली बार 112 में से 106 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 95% वोट मिला था। बाकी बची 182 हिंदू बहुल सीटें, इसमें भी बीजेपी के मुकाबले टीएमसी को 109 सीटों पर विजय हासिल हुई थी, 60% स्ट्राइक रेट रहा था। बीजेपी को 45-48% हिंदू वोट मिलता रहा है 70% में से। लोग कहते हैं कि जब तक वो 65%, 70% नहीं होगा तब तक बीजेपी का सत्ता में आना मुश्किल है। ये आंकड़ों के हिसाब से है, अर्थमेटिक है। कई बार क्या होता है कि अर्थमेटिक पर केमिस्ट्री हावी हो जाती है, लेकिन अभी तो ममता की केमिस्ट्री भी हावी होती हुई कम से कम दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ममता उतनी ही मजबूत है जैसी 2021 में थी, उसके मुकाबले में जो उनका मंच है, सियासी मंच, उसमें दरारें आई है, ये बात सही है। लेकिन दरारें इतनी चौड़ी नहीं हुई है कि ममता इस मंच से नीचे जा गिरे। वो संभल जाएंगी ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। चलिए, इस पर और विश्लेषण आगे करते रहेंगे। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।